हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार सिंह। मां शारदे क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 10th का इतिहास के पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का पार्ट 2 वीडियो के माध्यम से ये क्लास लिया जा रहा है। जर्मनी का एकीकरण, पिछले वीडियो में हमने इटली के एकीकरण तक हमने पढ़ाया था। आज हम लोग पढ़ेंगे जर्मनी का एकीकरण। तो जो लोग इस चैनल पर नया हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो जर्मनी की एकीकरण, अभी हमने पिछले वीडियो में बताया था कि इटली और जर्मनी दोनों के लिए ऑस्ट्रिया जो था एकीकरण के मार्ग में बाधक था। वो चाहता नहीं था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण कभी हो। उधर इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण दोनों करीब करीब साथ साथ हुआ। जर्मनी जो था सरलमा के नेतृत्व में 800 ईस्वी तक काफ़ी फला फूला। आधुनिक युग आते आते लगभग 300 छोटे टुकड़ों में बट गया। कितने? 300 छोटे टुकड़ों में बट गया। इतना छिन्न भिन्न कर दिया जर्मनी को। उस 300 छोटे बड़े राज्यों में एक सबसे बड़ा राज्य था कौन? प्रसा। प्रसा था जो जर्मन डायट में प्रतिनिधित्व यहाँ से करता था। ये जो शासक था उस वक्त विलियम प्रथम, और उसने अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था चांसलर बिस्मार्क को, जो एक सफल कूटनीतिज्ञ था। बिस्मार्क सफल कूटनीतिज्ञ था और रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया था उसने। जर्मन डायट में प्रसा की ओर से नेतृत्व करता था। तो उसने ये देखा कि हमें, और ये जर्मनी के एकीकरण की जिम्मेवारी विलियम प्रथम ने उसे सौंपा। तो जब उसने देखा कि इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक है ऑस्ट्रिया और फिर उसके बाद फ्रांस, सबसे पहले उसने काउंट काबूर की तरह फ्रांस से दोस्ती कर लिया। और फ्रांस से दोस्ती करने के बाद अब इसको टारगेट पे ले लिया, प्रसा को। कुछ क्षेत्रों पर, जर्मनी के कुछ क्षेत्रों पर डेनमार्क का कब्जा था। तो यहाँ पे नीति अपनाया कौन? बिस्मार्क ने। कौन? बिस्मार्क ने कैसी नीति अपनाया? पहले ऑस्ट्रिया के साथ दोस्ती किया कि हम दोनों मिलकर के डेनमार्क के साथ युद्ध करेंगे, और जो क्षेत्र वो हम अगर युद्ध में जीतते हैं तो आधा क्षेत्र आपका और आधा हमारा होगा। तो इस युद्ध में उसने क्या किया, यहाँ पे गौर कीजिएगा। सेल्सविग युद्ध में जब जीते तो सेल्सविग जो है प्रसा को मिला, और होल्स्टीन जो था राज वो ऑस्ट्रिया को मिला। इस तरह से अपना विस्तार भी शुरू कर दिया। उसे लगा कि हम ऑस्ट्रिया को लगे कि नहीं, हम इसके विरोधी नहीं हैं। उसने किया क्या कि जैसे यहाँ पे समझिएगा,
ये ऑस्ट्रिया है। ये है प्रसा। और जो डेनमार्क के साथ युद्ध में जो जीता था सेल्सविग, और ये हॉल्स्टीन तो उसको दिया था, और सेल्सविग ये रहा हॉल्स्टीन, और इधर ही इसी के साथ था सटा हुआ सेल्सविग। तो हॉल्स्टीन जो था वो ऑस्ट्रिया को हिस्से में मिला था, ठीक है। तो इस बिस्मार्क ने यहाँ से प्रसा से यहाँ के लोगों को उकसाया, राष्ट्र के प्रति चेतना जागरूक किया, यहाँ की प्रजा को, हॉल्स्टीन की प्रजा को। तो यहाँ की प्रजा ने ऑस्ट्रिया के राष्ट्रीयता स्वीकार करने से इनकार किया और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध आवाज़ उठाना चालू कर दिया। तो यहाँ पे क्रांति को दबाने के लिए, कुचलने के लिए ऑस्ट्रिया के शासक ने यहाँ पे अपनी सेना भेजा, और यहाँ पे सेना जो थी वो उसको यहाँ हॉल्स्टीन पहुँचने के लिए प्रसा को पार करना हो था। इधर घात लगाए बैठा हुआ था बिस्मार्क, क्या कि जब हमारे क्षेत्र को क्रॉस करते हुए, इसे तो लगा कि ये तो प्रसा तो हमारा दोस्त है, क्योंकि हमने मिल करके युद्ध जीता था, और सेल्सविग भी हमने दिया, उसको हॉल्स्टीन हमने रखा है। तो यहाँ से जब सेना जब चलेगी हॉल्स्टाइन जाने के लिए, तो बीच रास्ते में प्रसा पड़ेगा, और जब हमारे क्षेत्र में आएगा तो हम उसका फ़ायदा उठाएंगे। वही किया। ऑस्ट्रिया के शासक ने हॉल्स्टीन में अपने विरुद्ध जो क्रांति हो रहे थे यहाँ पे, उसको दबाने के लिए सेना की एक टुकड़ी भेजा, और यहाँ पे प्रसा के ये जो चांसलर जो था बिस्मार्क, वो घात लगाए हुए था। जब सेना इस प्रसा को पार कर रही थी तो यहाँ पे आक्रमण की घोषणा कर दिया, और यहाँ पे आक्रमण करने के बाद इस युद्ध में कब 1866 में सेडोवा, 1866 में सेडोवा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो इस जगह पे क्या हुआ कि ये ऑस्ट्रिया जो है पराजित हो गया, ये पराजित हो गया, और इसके पराजय के बाद से आधा जो है जर्मनी का एकीकरण का कार्य पूरा कर लिया। क्योंकि सबसे बड़ी बाधा थी जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया को बहुत दाव पेच लगा करके अपने काफ़ी रणनीति के अनुसार इसको हराया। ये सब जो राज्य हैं ये सभी जर्मनी के हिस्सा थे, जो कुछ क्षेत्रों पर डेनमार्क का कब्जा था। धीरे धीरे प्रसा जो है वो विशाल होते जा रहा था, शक्तिशाली होते जा रहा था। तो अब फ्रांस को भी खटकने लगा कि भाई धीरे धीरे ये बड़ा हो जाएगा, विशाल हो जाएगा, तो हमारी भी दाल नहीं गल पाएगी। ये भी यहाँ से बिस्मार्क जो है ये भी मौके की तलाश में है, क्योंकि फ्रांस के साथ तो उसने तो दोस्ती कर लिया है, और यहाँ अब दोस्त के पीठ में खंजर मारना है, कैसे मारेगा अब? तो इसको तरकीब सूझा स्पेन की राजगद्दी के लेकर के। यहाँ दोस्त और दुश्मनी की बात फ्रांस और प्रसा के बीच हो रही है, जर्मनी के बीच हो रही है। इसमें स्पेन कहाँ से आ गया? तो स्पेन की राजगद्दी को लेकर के हुआ। अब इस बीच में क्योंकि उससे दुश्मनी करनी थी, क्योंकि जर्मनी के कुछ क्षेत्रों पर फ्रांस का भी कब्जा था। जो 300 छोटे बड़े टुकड़े थे ना, सब मिल जुल करके बांट लिए थे। कुछ राज्य इसके ऑस्ट्रिया के, तो कुछ डेनमार्क, कुछ फ्रांस, कुछ ये कुछ वो, इस तरीके से सब पे सबका कब्जा था, और धीरे धीरे वही हटाना चाह रहा था।
तो अब इसके मार्ग में, बिस्मार्क के मार्ग में कौन सा बाधा था? फ्रांस। तो स्पेन की राजगद्दी को लेकर के मामला उलझ गया और उसका इसने फायदा उठाया कि दोस्त है, अब इसके साथ डायरेक्ट कैसे हम युद्ध की घोषणा कर दें। तब स्पेन की राजगद्दी के लेकर उसने जिस चीज़ का समर्थन किया फ्रांस ने, ठीक उसका प्रसा ने उसका विरोध कर दिया। नहीं, ये व्यक्ति नहीं होना चाहिए, वहाँ का शासक ये नहीं होना चाहिए। प्रसा करे नहीं, ये व्यक्ति उचित है, ये करे नहीं, वो व्यक्ति उचित है। अब यहाँ ये दोनों के बीच दुश्मनी जो है, दोस्ती जो है, वो दुश्मनी में। ये दावेदारी जो थी उस राजगद्दी पे, वो किसी और की नहीं बल्कि खुद प्रसा के राजकुमार की थी। प्रसा के राजकुमार की स्पेन पे राजगद्दी का हक था। ये फ्रांस ने उसका विरोध किया और यहीं पे प्रसा और फ्रांस के बीच दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। और यहाँ ये 19 जून 1870 ईस्वी को 19 जून 1870 ईस्वी को सेडान का युद्ध हुआ और इस युद्ध में फ्रांस बुरी तरह से हार गया। और इस हार के बाद जर्मनी जो है पूरी तरह से स्वतंत्र हो चुका और इस तरह से जर्मनी का एकीकरण का कार्य पूरा हुआ। और 1871 ईस्वी में, ये 10 मई 1871 ईस्वी को फ्रैंकफर्ट की संधि हुई और जिसमें शांति स्थापित हुआ। यानी इस तरह से जर्मनी के साथ साथ इटली का भी एकीकरण, क्योंकि ये दोनों बाधक थे, ऑस्ट्रिया और फ्रांस दोनों, तो ये दोनों जब पराजित हुए ये सेडोवा और सेडान के युद्ध में, और इसी युद्ध के साथ जर्मनी का एकीकरण का कार्य पूरा हुआ। अगले वीडियो में अगले सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस को लेकर के हम आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।